अनीका नीचे आई तो देखा राघव और कर्णा जी बड़े बेकरार होकर इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था कि उन्हें अपने फैसले पर थोड़ा पछतावा है। कर्णा जी ने उम्मीद भरी नजरों से अनीका को देखा। वो नहा रहे हैं, अनीका ने बताया। तो कर्णा जी के चेहरे पर थोड़ी शांति आई। अनीका, अर्जुन बहुत गुस्से में है, प्लीज उसे मनाकर नीचे ले आओ। हमें उसे अपनी बात समझाने का एक मौका मिलना चाहिए। जूलिया ने विनती की। मैं पूरी कोशिश करूंगी, पर आप तो जानते ही हैं कि आपके भाई का गुस्सा कैसा है, अनीका ने कहा और फिर ऊपर चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि अर्जुन अभी तक बाहर नहीं आए थे। उसे थोड़ा अजीब लगा कि नहाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। उसने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। घबराहट में उसने दरवाजा खोलकर अंदर झांकने का फैसला किया कि आखिर माजरा क्या है। अर्जुन ओबराय तो बस इसी ताक में थे कि अनीका अंदर आती है या नहीं। जैसे अनीका ने शक होने पर धीरे से दरवाजा खोला, अर्जुन ने झटके से उसकी कलाई पकड़ी और अंदर खींच लिया। अर्जुन की जोरदार हंसी पूरे बाथरूम में गूंज उठी। उन्होंने अनीका को खींचकर सीधे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। अनीका ने छूटने की बहुत कोशिश की, पर अर्जुन की पकड़ ढीली नहीं हुई और अगले ही पल शावर चालू होते ही अनीका सिर से पैर तक भीग गई। अर्जुन, आप सच में बहुत बड़े वाले शैतान हो, अनीका ने चिढ़ते हुए उन्हें कोसा, पर फिर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। अर्जुन पहले ही नहा चुके थे और सिर्फ एक तौलिया उनकी कमर पर लिपटा था। अब अनीका के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो सावर के नीचे ही रहे। अच्छे से नहा लो मैडम, आखिर अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, जरा गंदगी साफ हो जाएगी, अर्जुन ने मजे लेते हुए कहा और बाहर निकलने लगा। आपसे किसने मांगी थी मदद? अनीका ने मुंह में भरा पानी फेंकते हुए चिढ़कर पूछा। उसने चेहरा पहुंचते हुए अर्जुन की चौड़ी पीठ को जाते देखा। अरे, मैं तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि भाव ही नहीं दे रही। अर्जुन ने चुटकी ली और बाहर चले गए। उन्होंने अपने बाल सुखाए और सलीके से उन पर क्रीम लगाई। जब अनीका नहा चुकी तो उसे एहसास हुआ कि वो तौलिया लाना भूल गई है। उसने धीरे से दरवाजे से झांका। अर्जुन, प्लीज तौलिया दे दो। अर्जुन ने स्टैंड से तौलिया उठाया और उसे पकड़ा दिया। अनीका गीलों बालों के साथ सीने पर तौलिया लपेटकर बाहर निकली। अर्जुन, मम्मी पापा नीचे बेड कर रहे हैं, प्लीज जाकर उनसे मिल लीजिए, उनकी बात सुनिए और फिर फैसला कीजिए। अनीका बाल सुखाते हुए उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन आईने के सामने खड़े होकर अपने उस जख्म को देख रहे थे जो अब थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा था। उन्हें अपने शरीर पर कोई दाग पसंद नहीं था। अनीका की नज़र जब अर्जुन के जिस्म पर पड़ी तो वह दंग रह गई। चौड़ा सीना, पतली कमर और कसरती बदन। वो मनी मन उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी, पर फिर शर्म के मारे फौरन नजरें हटा लीं। अर्जुन, प्लीज मान जाइए ना। वो फिर से शुरू होने वाली थी कि अर्जुन झटके से उसकी तरफ मुड़े और दहाड़े। अनीका, मैं इतना कच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझे बातों में फुसला लो। मैं नीचे किसी से मिलने नहीं जा रहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और कर्णा ओबराय अंदर आ गई। उन्होंने देखा कि उनका बेटा शर्टलेस है और अनीका सिर्फ तौलिया में लिपटी खड़ी है। माँ, मुझे प्राइवेसी पसंद है और आप ये जानती हैं। जब आपको पता है कि मैं कमरे में अकेला नहीं हूँ तो आपको ऐसे नहीं आना चाहिए, अर्जुन ने बड़ी सख्ती से कहा। अनीका तो शर्म के मारे जमीन में गड़ने वाली हो गई। सॉरी अर्जुन, पर सिंगल परिवार नीचे पहुंच चुका है और हमने तुम्हें पूरी बात नहीं समझाई। मैं बस ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि सब कुछ भुलाकर नीचे आ जाओ, कर्णा जी ने बड़े लाड से कहा। अच्छा है कि वो आ गए, पर माँ, मैं साफ कह दूं कि मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। आप में से कोई मेरे फैसले के बीच में नहीं आएगा। ये बात पापा को भी बता देना। मुझे ये बच्चों जैसा ट्रीटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। अर्जुन ने दो टूक जवाब दिया और अलमारी से अपनी कमीज निकालने लगा। बेटा, हमने जो फैसला लिया है वो तेरे ही फायदे में है। सिंगल खानदान तो वैसे ही डूबने वाला है, क्योंकि उन्होंने तेरे साथ जो किया उसकी सजा उन्हें मिलकर रहेगी। तुझे अपने पापा के तजुर्बे पर भरोसा करना चाहिए। अनीका, प्लीज इसे समझाओ। उन्हें बस माफी मांगनी है और सिंगल परिवार अपनी कंपनी का आधा हिस्सा पहले ही अर्जुन के नाम कर चुका है। ऊपर से अदिति की सगाई टूटने पर हमें कोई हर्जाना भी नहीं देना पड़ेगा। कर्णा जी ने पूरी डील समझा दी। अनीका ने अब एक छोटी स्लीवलेस गाउन पहन ली थी। जैसे ही उसने ये फायदे वाली बात सुनी, उसकी आंखें चमक उठी। उसने अर्जुन की तरफ देखा और कर्णा जी को इशारा किया कि वो जा सकती हैं। कर्णा जी मुस्कुराकर बाहर निकल गईं।
अनिका धीरे से अर्जुन के पीछे गई, जो अपनी बेल्ट लगा रहे थे। उसने पीछे से उन्हें कमर से पकड़ लिया और अपना सिर उनकी पीठ पर टिका दिया। अनिका, पहले मुझे बेल्ट लगा लेने दो, अर्जुन ने कहा। वो जानते थे कि यह मनाने का नया तरीका है। अनिका थोड़ा पीछे हटी पर बोली, अर्जुन, सिंगल परिवार के सामने ऐसा दिखाओ कि सब ठीक है। अपने घर की बात घर में निपटा लेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ, मेरे प्यार बच्चों और मेरे खातिर मम्मी पापा की बात मान लीजिए। अर्जुन रुके और अनिका की तरफ मुड़े। अनिका, ये भीख मांगना दोबारा मत करना। तुम और मेरे बच्चे मेरे लिए सबसे ऊपर हो। पर सोचो, अगर मैं या जूलिया मर गए होते तो क्या उस अपराधी को मेरा गुस्सा नहीं झेलना चाहिए था? अर्जुन की आवाज में सिर जैसी दहाड़ थी। ठीक है, बदला लेना, पर अभी नहीं। अभी ऐसा दिखाओ कि तुमने उन्हें माफ कर दिया है। एक जाल बिछाओ, उन्हें फंसने दो और फिर अपनी पूरी ताकत से उन पर वार करना। अनिका ने बड़ी चालाकी से सुझाव दिया। अर्जुन ने उसे घूर कर देखा। बात तो बंदी ने एकदम पते की कही थी। उनके होठों पर एक सातिर मुस्कान आ गई। यही सही रहेगा। अभी नाटक करूंगा कि सब ठीक है, और जैसे ही मौका मिलेगा ऐसा वार करूंगा कि वो उठ नहीं पाएंगे। अनिका मुस्कुराई। वो जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ी, अर्जुन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अर्जुन ने उसे किसी भूखे इंसान की तरह चूमना शुरू कर दिया। अनिका ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और हंसते हुए कहा, बस अब बहुत हुआ, चलिए नीचे चलते हैं। जैसे ही अर्जुन सीढ़ियों से नीचे उतरे, सिंगल परिवार की नजरें उन पर टिक गईं। उनके पीछे पीछे अनिका भी आ रही थी। उधर विमान सिंघानिया और रिया शर्मा का रिश्ता एकदम ठंडे बस्ते में पड़ा था। कई दिनों बाद रिया ने विमान को लंच पर बुलाया था। विमान को भी शायद थोड़ा पछतावा हो रहा था, इसलिए वो मान गया। रिया तो हैरान रह गई कि उसके पति ने उसका न्योता स्वीकार कर लिया। लंच पर दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। सन्नाटा पसरा रहा। विवान का चेहरा एकदम भावहीन था। रिया ने अपना खाना खत्म किया और वाइन का एक घूंट भरा। कुछ खास बात करनी है क्या? विवान ने सीधा पूछा। उसे पता था कि रिया ने उसे बिना किसी मतलब के तो यहाँ नहीं बुलाया होगा। रिया ने इसे रिलाया। हाँ, मुझे हमारे रिश्ते के बारे में बात करनी है। मुझे बस आपके कुछ मिनट चाहिए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी। रिया ने बड़ी उम्मीद से विवान की ओर देखा। विवान सिंघानिया ने रिया की एक एक बात बड़े गौर से सुनी। रिया बीच में रुकी और विवान के चेहरे के हाव भाव पढ़ने की कोशिश करने लगी कि कहीं वो गुस्सा तो नहीं हो रहे हैं या उसे चुप तो नहीं करा देंगे। पर विवान एकदम शांत बैठा रहा। रिया के मन में उम्मीद की किरण जागी। उसे लगा कि शायद विवान उसकी बात सुनने के मूड में है और अब उनकी उजड़ी हुई गृहस्थी फिर से बस जाएगी। विवान, हमने ऐसे तो शुरुआत नहीं की थी ना। हम एक दूसरे के लिए पागल थे, बहुत खुश थे। हम सिर्फ पति पत्नी नहीं, बेस्ट फ्रेंड थे, और हमें एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता था। फिर अचानक हमें किसी की नज़र लग गई। विवान, मुझसे कहाँ गलती हो गई? मेरा कसूर क्या है? आप बस मुझे एक बार बता दो, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूंगी और कसम खाती हूँ कि दोबारा वो गलती नहीं दोहराऊंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ विवान। आप अचानक मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगे? क्या मैंने कभी आपकी पसंद के खिलाफ कुछ किया है? क्या यह सब मेरी बहन अनीका की वजह से है? विवान, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने आपके सिवा कभी किसी और को छुआ तक नहीं। अनीका आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, तो प्लीज उसके लिए मुझे धोखा मत दो। ये दर्द मुझसे सहा नहीं जाएगा। चलो ना विवान, पुरानी बातें भुलाकर अपनी इस टूटती हुई दीवार को फिर से जोड़ते हैं। हम फिर से वैसे ही खुश रह सकते हैं जैसे पहले रहते थे। अगर हम माँ बाप नहीं बन सकते तो क्या हुआ? हम एक दो बच्चे गोद ले लेंगे और उन्हें अपने बच्चों की तरह पालेंगे। हम ये कर सकते हैं विवान, मुझे पूरा भरोसा है। रिया ने अपनी बात खत्म की और फूट फूट कर रोने लगी। विवान ने उसे रोते हुए देखा और जेब से अपना रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसे रिया की हालत देखकर थोड़ी दया आ रही थी। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उनके बीच ये दूरियां इतनी कैसे बढ़ गईं। रिया तो विवान का रुमाल देखकर हैरान रह गई। उसने कांपते हाथों से रुमाल लिया और उसने आंसू पोंछने के बजाय उसे अपने सीने से लगा लिया। वो विवान की खुशबू को खुद में बसा लेना चाहती थी। विवान उसकी हरकत देख रहा था और समझ रहा था कि वो उसे कितना मिस कर रही है। उसे अपने पुराने बर्ताव पर थोड़ा पछतावा हुआ।
ठीक है रिया, हम इस बारे में बाद में घर पर बात करेंगे। तू अभी घर जा, मैं आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। विवान ने नरम लहजे में कहा। वो उठा और रिया को उसकी कार तक छोड़ने आया। जाते जाते विवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखकर रिया का दिल भाग भाग हो गया। वो कार में बैठी और वहां से निकल गई, जबकि विवान वापस ऑफिस चला गया। रिया आज बहुत खुश थी। उसे लगा कि विवान की तरफ से उसे हरी झंडी मिल गई है। भले ही उसने साफ साफ कुछ नहीं कहा था, पर रिया को यकीन था कि वो दोबारा जरूर सोचेगा। लेकिन घर जाने के बजाय उसने गाड़ी उस किंडरगार्टन की तरफ मोड़ दी, जहाँ वो एक बार अनीका और उन दो बच्चों से मिली थी। वो स्कूल के अंदर गई और सीधे प्रिंसिपल से पूछा कि क्या अनीका शर्मा हाल फिलहाल में यहाँ आई थी। प्रिंसिपल ने बताया कि अनीका जी अब यहाँ नहीं आती और उनको बच्चों का नाम भी शायद किसी और स्कूल में लिखा दिया गया है। रिया के कान खड़े हो गए। उनके बच्चे? मतलब वो दो लड़के जो उस दिन उनके साथ थे वो अनीका के ही बेटे हैं? और उसने बच्चे कब पैदा किए? रिया के दिमाग में सवालों का बवंडर उठने लगा। क्या आप पक्का कह सकती हैं कि वो अनीका के ही बच्चे हैं? मेरा मतलब शायद उसने गोद लिए हों। रिया हकलाते बोली। जी नहीं, लव शर्मा और कुश शर्मा अनीका जी के अपने सगे बच्चे हैं। वैसे आप उनकी बहन होकर ये सब बातें मुझसे क्यों पूछ रही हैं? प्रिंसिपल ने सवाल दाग दिया। रिया को काटो तो खून नहीं, उसने जल्दी से बात बनाई। वो असल में कुछ सालों से हमारा उनसे संपर्क टूट गया था। डैड के जाने के बाद उन्हें लगा कि मम उन्हें पसंद नहीं करती, तो वो घर छोड़कर चली गई थी। हमें तो कुछ महीने पहले ही उनके बारे में पता चला। प्रिंसिपल ने अपना चश्मा ठीक किया और सिर हिलाते हुए कहा, घरेलू मामला लगता है। इसके बाद उन्होंने हाथ मिलाया और रिया को वहां से जाने का इशारा कर दिया। रिया अपनी कार में आकर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अनीका के बच्चे हैं और घर में किसी को कानो कान खबर तक नहीं। क्या वो उस रात के हादसे के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी, या फिर इस शहर में अकेले रहने और खर्च निकालने के चक्कर में उसने कई मर्दों से रिश्ते बना लिए थे? रिया को बस एक ही डर सता रहा था कि कहीं उन भाड़े के गुंडों की वजह से तो वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। अगर ऐसा हुआ तो सारा राज खुल जाएगा कि उस रात असल में हुआ क्या था। अनीका ने अपने बच्चों को शर्मा सरनेम दिया था, जिसका मतलब था कि वो शर्मा खानदान का वारिस उन्हें मानती है। उसने सोचा कि वो उस आदमी को ढूंढेगी जिसे उसने उस रात के लिए पैसे दिए थे। उसे पूछना था क्या उसने कोई प्रोटेक्शन यूज की थी या नहीं। पर जब उसने उस आदमी का नंबर मिलाया तो वो बंद आ रहा था। उसने तुरंत अपनी माँ मोहिनी को फोन लगाया और सारी बात बताई। वो तो असल में वहां अनीका से मिलकर मिन्नतें करने आई थी कि वो विवान को छोड़ दे, पर उसे तो कोई और ही खजाना मिल गया था। मोहिनी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि अनीका माँ बन चुकी है। उसने कहा, रिया, अब हमारे पास ओबरा ग्रुप में उसका करियर तबाह करने के लिए पक्का सबूत है। रिया अभी भी उलझी हुई थी। क्या विवान को पता है कि अनीका के बच्चे हैं? और सबसे बड़ा डर, कहीं वो बच्चे विवान के तो नहीं। पर फिर उसने खुद को समझाया कि विवान तो उस वक्त अनीका से नफरत करता था, तो ये मुमकिन ही नहीं है। रिया घर पहुंची और सीधे बेडरूम में जाकर बिस्तर पर ढह गई। उसके दिमाग में बस अनीका ही घूम रही थी। आज पहली बार रिया को एहसास हुआ कि उन लोगों ने मिलकर अनीका के साथ कितनी बड़ी निष्ठा की थी। उन्होंने सिर्फ उसकी शादी नहीं तोड़ी, बल्कि उसके वजूद की धज्जियां उड़ा दी थी। रिया सोचने लगी कि कैसे उन लोगों ने जाल बिछाकर अनीका को फंसाया और उसके साथ वो खौफनाक वारदात करवाई। उसका पहला एहसास था हिंसक तरीके से छीन लिया गया। उसे घर से बेदखल कर दिया गया। विमान उसे छोड़कर रिया का हो गया और सदमा बिजनेस से भी उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया। न नौकरी, न पैसा, न परिवार। अनीका को उन्होंने भरी ठंड में सड़क पर नंगा छोड़ दिया था और उस हालत में वो प्रेग्नेंट हो गई। अकेले उस दर्द और समाज की नजरों को सहते हुए वो माँ बनी। पिछले 4 सालों का मंजर जब जिया की आंखों के सामने आया तो उसके पत्थर जैसे जमीर पर भी पछतावे की एक लकीर खिंच गई। उधर ओबराय हवेली में सिंगल परिवार के जाते ही अर्जुन ने बच्चों को याद किया। जैसे ही लव और कुश को बुलाया गया, वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए आए और अर्जुन के गले लगने के लिए दौड़े। अर्जुन मुस्कुराए और उन्हें बाहों में भरने ही वाले थे कि तभी जूलिया ने बीच में आकर दोनों बच्चों को दबोच लिया और बड़े प्यार से गले लगा लिया। अर्जुन कहाँ हवा में ही रह गया। जूलिया को उन बच्चों से एक अलग ही लगाव था। वो हमेशा उन्हें अपना मानकर प्यार करता था। बच्चे जूलिया की पकड़ से छूटे और अपने पापा के पास पहुंचे। अर्जुन ने उन्हें सच में बहुत मिस किया था,
वो उन्हें अपनी गोद में बिठाने ही वाला था कि तभी मम्मी कर्णा ओबराय ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि अभी घाव कच्चे हैं, बच्चों का वजन जख्म पर दबाव डाल सकता है। अर्जुन ने बच्चों के बड़े हुए बालों को देखा और तय किया कि वो अपने पर्सनल हेयर ड्रेसर को बुलाएंगे ताकि वो अर्जुन और इन दोनों बच्चों का एक जैसा हेयर स्टाइल बना सकें। बच्चे अपने दादा दादी के पास भी गए। उनकी चुलबुली बातें और मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया। अर्जुन को लगा कि वो कुछ ही दिनों में काफी लंबे हो गए हैं। बच्चे बार बार अपने पापा के पास लौट कर आ रहे थे और उनके बगल में चिपक कर बैठ रहे थे। अर्जुन बस उन्हें निहारे जा रहे थे और उनकी आंखों में एक अलग ही सुकून था। कुछ देर बाद मम्मी पापा और जूलिया वहां से चले गए। डॉक्टर ने अर्जुन को पूरा आराम करने की सलाह दी थी ताकि रिकवरी जल्दी हो, पर अर्जुन का दिमाग तो घोड़ों की तरह दौड़ रहा था। वो लेटने के मूड में बिल्कुल नहीं था। अनीका के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसने चुपके से अर्जुन के जूस में थोड़ी सी नींद की दवा मिला दी। अर्जुन ने जूस पिया और ठीक 10 मिनट बाद उसकी पलकें भारी होने लगी। दिन के उजाले में नींद। अर्जुन को दाल में कुछ काला लगा। वो अनीका से पूछना चाहते थे, पर जवान लड़खड़ाने लगी। चलिए मैं आपको सहारा देती हूँ, अनीका ने कहा और उन्हें पकड़कर बेडरूम तक ले गई। बेड पर लेटते ही अर्जुन गहरी नींद में सो गए। अनीका ने राहत की सांस ली। उन्हें सुलाना जरूरी था ताकि उनका शरीर जल्दी ठीक हो सके। जब बच्चे अपने ट्यूटर्स के साथ बिजी हो गए तो अनीका को अचानक अपने पुराने दोस्तों डॉक्टर लैंड्री और रूपा की याद आई। इतने दिनों की आपाधापी में उनसे बात ही नहीं हो पाई थी। उसने रूपा को फोन मिलाया। रूपा यार प्लीज मुझसे बात कर, अनीका ने भर्राई आवाज में कहा। रूपा ने बड़े प्यार से जवाब दिया। अनीका ने उन दोनों से मिलने की इच्छा जताई, जिस पर रूपा ने बताया कि लैंड्रे अभी ड्यूटी पर है, पर वो कल डिनर के लिए वक्त निकाल सकते हैं। फिर अनीका ने लैंड्रे को फ़ोन किया। लैंड्रे ने फ़ोन उठाते ही कहा कि उसने अनीका को बहुत याद किया। यह सुनते ही अनीका के सब्र का बांध टूट गया और वो सिसकने लगी। उसने अपनी खामोशी के लिए माफ़ी मांगी, पर लैंड्रे ने बड़े भाई की तरह कहा कि पुरानी बातें भूल जाओ। अनीका ने उन दोनों को कल रात के खाने पर इनवाइट किया और लैंड्रे मान गया। कुछ घंटों बाद डिनर का टाइम हुआ। अनीका को लगा कि अब तक दवा का असर उतर गया होगा और अर्जुन जाग गए होंगे। वो ऊपर जाने ही वाली थी कि उसने अर्जुन को सीढ़ियों से नीचे आते देखा। तूने मेरे ड्रिंक में क्या मिलाया था? अर्जुन की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी, जैसे वो नीचे उतरते हुए बस यही सवाल पूछने के लिए तैयार थे। अनीका मुस्कुराई और उन्हें गले लगाने के लिए बढ़ी, पर अर्जुन का चेहरा अभी भी सख्त था। मैंने उसमें हल्की सी नींद की दवा डाली थी ताकि आप थोड़ा आराम कर सकें, अनीका ने कसकर पकड़ते हुए जवाब दिया। अगली बार मेरी मर्जी के बिना अगर तूने मेरे खाने में कुछ भी मिलाया तो मैं उसे जहर समझूंगा, समझी? अर्जुन ने सरेआम चेतावनी दे दी। अनीका ने बस ठीक है कहा और वो दोनों डिनर टेबल पर बैठ गए। खाते खाते अनीका ने धीरे से कहा, कल मैं ऑफिस के बाद जल्दी घर नहीं आ पाऊंगी। अर्जुन के माथे पर बल पड़ गए। जलन साफ दिख रही थी। क्या किसी से मिलने की सेटिंग है क्या? हाँ, कल दोस्तों के साथ डिनर है, अनीका ने बताया। भाई लैंड्री और वो लड़की? अर्जुन ने बाल की खाल निकालते हुए पूछा। हाँ रूपा, वो लैंड्री की गर्लफ्रेंड है, अनीका ने सफाई दी। फिर उसने अर्जुन को बताया कि कैसे तलाक के बाद रूपा ने उसे संभाला था और जब वो प्रेग्नेंट थी तो लैंड्री उसके लिए किसी भगवान से कम नहीं था। लैंड्री ने ही उसे दूसरे शहर भेजा और अपनी माँ के पास रुकवाया ताकि दुनिया को लगे कि वो बच्चे लैंड्रे के हैं। पुरानी तकलीफें याद करते हुए अनीका की आंखें भर आईं। अर्जुन ने खामोशी से उसे एक टिश्यू पकड़ाया और बड़े रौब के साथ ऐलान किया, कल उस डिनर पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जब अनीका शर्मा ने सुना कि अर्जुन ओबराय डिनर पर उसके साथ चलने वाले हैं तो उसके पेट में जैसे गुड़गुड़ होने लगी। एक मीठी सी हलचल। उनकी आंखें डबडबा आईं जब वो अर्जुन को अपने बीते कल की कड़वी यादें सुना रहे थे। तब तो उन्होंने किसी तरह खुद को संभाल लिया था, पर जैसे ही अर्जुन ने उसके साथ चलने की बात कही, अनीका का सब्र टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी और आंसू उसके गालों से होते हुए बहने लगे। अर्जुन ओबराय ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अनीका का हाथ पकड़कर उसे हल्का सा दबाया। वो समझ पा रहे थे कि अनीका इस वक्त भावनाओं के समुद्र में डूबी हुई है और पुरानी यादें उन्हें बुरी तरह झकझोर रही हैं। अपनी सिसकियों के बीच भी अनीका के चेहरे पर एक मुस्कान थी। अर्जुन ने अपना खाना बीच में ही रोक दिया
और बड़े प्यार से एक टिश्यू निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। अर्जुन की आंखों में अनीका के लिए एक गहरा सम्मान और तारीफ साफ झलक रही थी। वो सोचकर ही सिहर जा रहे थे कि जब अनीका को अपनी प्रेगनेंसी का पता चला होगा तो उन पर क्या गुजरी होगी। एक ऐसा वक्त जब ना सिर पर छत थी, ना हाथ में नौकरी और ना ही कोई अपना कहने वाला। फिर भी अनीका ने हार नहीं मानी और इतनी बहादुरी दिखाई कि अकेले उन बच्चों को पालने और उन्हें दुनिया में लाने का फैसला किया। अनीका, मुझे वाकई बहुत अफसोस है उस हर पल के लिए, उस हर दर्द के लिए जो तुम्हें मेरे बच्चों की वजह से अकेले सहना पड़ा। मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की हर कमी और हर दुख की भरपाई मैं अपनी जान लगाकर करूंगा। अर्जुन ने पूरी गंभीरता के साथ यह वादा किया। उधर विवान सिंघानिया भी अपने वादे के मुताबिक दफ्तर से जल्दी घर लौट आए थे। वो हवेली के अंदर तो गए पर सीधे रिया से नहीं मिले। वो बेडरूम में पहुंचे तो देखा कि रिया सो रही है। विवान की आहट पाते ही रिया की आंख खुल गई और सामने विवान को देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो उठकर बैठ गई। विवान ने अपना कोट उतारा और रिया की बगल में बैठते हुए बड़े नरम लहजे में उसका हालचाल पूछा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो अब एकदम ठीक महसूस कर रही है। विवान फ्रेश होने के लिए चले गए और रिया नीचे चली गई ताकि वो देख सके कि डिनर टेबल पर तैयार है या नहीं। कुछ देर बाद विवान नीचे आए और दोनों ने बड़े सुकून के साथ में डिनर किया। खाने के दौरान विवान ने रिया से अपने काम और कंपनी की नई पार्टनरशिप के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट में एक तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। खाना खत्म करने के बाद विवान ने सुझाव दिया कि बाहर गार्डन में थोड़ी देर टहलते हैं क्योंकि अभी ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ था। रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लग रहा था कि जैसे उसे उसका पुराना विमान वापस मिल गया हो। टहलते टहलते विमान ने रिया का हाथ थामा और बोले, रिया, आज दोपहर तुमने जो भी बातें कही वो मेरे दिल को छू गई। मैं समझ सकता हूँ कि तुम किन हालातों से गुजर रही हो। पिछले कुछ समय से आईवीएफ के फेल होने और बाकी चीजों ने मुझे बहुत चिड़चिड़ा बना दिया था। पर अब मैं कोशिश करूंगा कि हमारे बीच सब पहले जैसा हो जाए। देखो, 4 साल बाद मैंने अनीका को एक रेस्टोरेंट में देखा था। उसने सरेआम मेरी बेइज्जती की, पर फिर भी मेरा मन है कि मैं उससे एक बार मिलूं। मैं बस उससे अपने किए की माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आज हम जो भी झेल रहे हैं वो हमारे कर्मों का फल है। तो प्लीज अब मुझ पर शक मत करना। अगर मैं उससे मिलता भी हूँ तो वो सिर्फ अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए होगा। शायद तुम्हें भी उससे माफी मांगनी चाहिए। विवान की बातें सुनकर रिया को लगा कि शायद वो सही कह रहे हैं। वो भी चाहती थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाए, खासकर ये जानने के बाद कि अनीका अब एक माँ है। अनीका शर्मा के 2 बच्चे हैं। आपको पता है, रिया ने अचानक बम फोड़ा। क्या क्या कह रही हो तुम? विवान के कदम वहीं थम गए। उन्होंने झटके से रिया का हाथ छोड़ दिया और उसकी तरफ मुड़कर उसे अवाक होकर देखने लगे। अनीका के बच्चे? उसने शादी कब की? या फिर? विवान के मन में एक भयानक डर बैठ गया। कहीं ये वही तो नहीं जो वो सोच रहे हैं? हाँ विवान, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। 2 जुड़वा लड़कियां हैं, एकदम प्यारे और मासूम। आज जब मैं तुम्हें छोड़कर गई थी तो मैं उन्हें ही ढूंढने स्कूल गई थी। वहां की प्रिंसिपल ने मुझे सब बताया। रिया ने अपनी पूरी बातचीत विवान को कह सुनाई। मैदान में एक लंबा सन्नाटा छा गया। विवान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके सीने के आर पार खंजर उतार दिया हो। उनका दिल जैसे लूहलुहान हो रहा हो। रिया, मुझे बस एक बात बताओ, कहीं वो बच्चे उस रात वाली घटना का नतीजा तो नहीं है? विवान की आवाज कांप रही थी। मुझे भी यही डर सता रहा है विवान। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो वो बच्चे अब करीब 3 साल या उससे थोड़े बड़े लग रहे हैं। वक्त का गणित तो वही इशारा कर रहा है। रिया ने थोड़ी धीमी आवाज में जवाब दिया। विवान सिंघानिया जैसे काट मार गए हों। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि एक लड़की की पूरी जिंदगी ही तबाह कर दी थी। दोनों भारी मन से घर के अंदर लौटे। विवान के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। रिया, हमें किसी भी तरह अनीका को ढूंढना होगा। हमें उससे माफी मांगनी ही होगी। मुझे अपने किए पर और उस घटिया साजिश पर अब बहुत पछतावा हो रहा है। विवान ने दृढ़ता से कहा। रिया ने बस एक ठंडी आह भरी और कोई जवाब नहीं दिया। उसने विवान से झूठा बोला था कि वो माफी मांगना चाहती है। असल में उसके दिमाग में तो कुछ अलग ही चल रहा था। वो अनीका को चेतावनी देना चाहती थी। उस रात विवान को जरा भी नींद नहीं आई। उसके दिमाग पर अनीका और उन बच्चों का बोझ पत्थर की तरह भारी था। उन्होंने तय कर लिया था
कि वो कल ओबराय ग्रुप जाकर उसे ढूंढेंगे। वहीं दूसरी ओर ओबराय हवेली में उस रात प्यार का सैलाब उमड़ा हुआ था। अर्जुन ने अनीका को बड़े प्यार से चूमा और अपनी बाहों में भर लिया। अनीका बार बार उन्हें टोक रही थी कि उनके जख्म अभी भरे नहीं है और उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। पर अर्जुन के दिल में उमड़ता प्यार और जज्बात उनकी हर सावधानी पर भारी पड़ रहे थे। अर्जुन के मन में अनीका को अपनी बाहों में भरने की जबरदस्त तलब और बेचैनी उठ रही थी। वो उसे पा लेने के लिए बेताब थे, पर उन्होंने खुद को बड़ी मुश्किल से रोका। वो अनीका को उस तरह जख्म नहीं देना चाहते थे जैसे उनसे पहले अनजाने में हुआ था। वो चाहते थे कि जब भी उनके बीच कुछ हो तो उनमें अनीका की पूरी रजामंदी और वैसी ही तड़प हो। तब तक वो अपनी मर्यादा लांघने का इरादा नहीं रखते थे। उन्होंने उसे सीने से तो सटा रखा था, पर उनकी मर्दानगी इस कदर शोर मचा रही थी कि जैसे कोई नई आग भड़क उठी हो। वो बिना कोई आवाज किए बिस्तर से उठे और सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ गए। इस उबलते हुए शरीर को शांत करने के लिए उन्हें ठंडे सावर की सख्त जरूरत थी। जब वो नहाकर बाहर आए तो देखा कि अनिका गहरी नींद में सो चुकी थी। उसकी पारदर्शी नाइट ड्रेस से झांकते बदन पर अपनी नजर पड़ने से बचाने के लिए अर्जुन फौरन अपने स्टडी रूम में चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने ईमेल चेक किए और ये देखकर हैरान रह गए कि ऑस्ट्रेलिया की जिस कंपनी के साथ वो डील करना चाहते थे उनका जवाब आ गया था। उन्होंने तुरंत अपनी सेक्रेटरी श्रेया को एक मेमो भेजा और सारे जरूरी काम निपटाए। साथ ही उन्होंने अगले दिन के लिए डिनर के लिए ओबराय ग्रुप के ही एक आलीशान 5 स्टार होटल में वीआईपी रिजर्वेशन भी बुक कर लिया। जब वो बेडरूम लौटे तो आधी रात बीत चुकी थी। वो दबे पांव रजाई के अंदर घुसे और लेटे लेटे बस यही कल्पना करने लगे कि अनिका के साथ फिर से इश्क लड़ाना कैसा एहसास होगा। उन्होंने मुड़कर उसे देखा और उसके माथे पर एकदम हल्का मखमली सा चुंबन दिया। उसके चेहरे पर जो बालों की लटें बिखरी हुई थीं, उन्हें बड़े प्यार से कान के पीछे किया और खुद भी सो गए। अगली सुबह जब अनीका की आंख खुली तो अर्जुन बेड पर नहीं थे। वो तैयार होकर जैसे ही नीचे आई, अर्जुन का नाश्ता लगभग खत्म होने वाला था। उसे ताज्जुब हुआ कि आज बच्चे डाइनिंग टेबल पर नजर नहीं आ रहे थे। गुड मॉर्निंग, अनीका ने बड़े प्यार से विश किया। गुड मॉर्निंग डियर, अर्जुन ने दलिया का चम्मच मुंह में डालते हुए जवाब दिया। अर्जुन की नजरें एक पल के लिए अनीका पर ठहर गईं। उसने आज एक पेंसिल स्कर्ट पहनी थी जो उसके जिस्म के उतार चढ़ाव को बड़ी खूबसूरती से उभार रही थी। उसके गोरे चिट्टे पैर और कंधों पर झरने की तरह गिरते लहरदार बाल उसे किसी अप्सरा जैसा लुक दे रहे थे। अर्जुन उसकी इस कातिलाना खूबसूरती को देखकर दंग रह गए। आज तो तुम गजब ढह रही हो माई लव, बहुत प्यारी लग रही हो। अर्जुन ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। थैंक यू बेब, अनीका ने शर्माते हुए कहा और अपना नाश्ता शुरू किया। सुनो, आज एक बड़े अधिकारी आ रहे हैं जो तुम्हारे साथ डिजाइन और ज्वेलरी पर डिस्कशन करेंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जान, और वैसे मुझे तुम्हारी ये ड्रेस बहुत पसंद आई। तुम इसमें जानलेवा लग रही हो। मेरा तो मन है कि तुम आने वाले दिनों में ऐसी ड्रेसेस और पहना करो। अर्जुन ने अपनी पसंद जाहिर की। शुक्रिया, असल में मेरे बॉयफ्रेंड ने ही यह ड्रेस मुझे खरीद कर दी है। अगर आप उनसे मिलें तो मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। अनीका ने मजे लेते हुए चुटकी ली। यह सुनकर अर्जुन जोर से ठाका मारकर हंस पड़ा। जूलिया ने मुझे आज की मीटिंग का पूरा ब्यौरा दे दिया था। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और आप वहाँ साथ होंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, अनीका ने विश्वास के साथ कहा। नाश्ता खत्म करने के बाद अनीका ने वाइन का एक गिलास लिया और जैसे ही चलने लगी, अर्जुन ने उसे रोक लिया। बाहर निकलने से पहले एक किस तो बनता है, अर्जुन ने फरमाइश की। अनीका जैसे उनके करीब आई, अर्जुन ने झुककर उसे चूमना शुरू कर दिया। वो किस इतना गहरा और जुनून से भरा था कि दोनों दुनिया जहान भूल गए। अर्जुन का एक हाथ अनीका की गर्दन को सहारा दे रहा था और दूसरा उसकी कमर पर टिका था, जहां वो उसे हौले से सहरा रहा था। अनीका उसके इस स्पर्श में ऐसे पिघली कि उसके पैरों ने साथ देना छोड़ दिया। जब अर्जुन पीछे हटे तो उनकी आंखों में प्यार उमड़ रहा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उन्होंने इकरार किया। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अनीका ने हाँफते हुए जवाब दिया। अर्जुन ने बड़े सलीके से उसकी ड्रेस ठीक की और कहा, तुम्हारी लिपस्टिक का शेड बहुत प्यारा है, यही लगाया करो, मुझे पसंद है। जी शुक्रिया, यह भी मेरे उसी बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए ऑर्डर की थी, अनीका ने फिर से शरारत की और अर्जुन फिर मुस्कुरा दिए। पर एक बात सुन लो, हम हमेशा ऑफिस साथ ही जाएंगे जब तक कि मैं शहर से बाहर ना हूँ।
अर्जुन ने अपने हक के साथ बात साफ कर दी। वैसे बच्चे आज डाइनिंग रूम में क्यों नहीं आए? अनिका ने अपनी उलझन पूछी। वो हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते अनिका। उनके अलग क्वार्टर्स बनकर तैयार होने वाले हैं। बिना बुलाए वो विला के इस हिस्से में नहीं आ पाएंगे। अगर तुम्हें उनकी याद आए तो तुम उन्हें बुला सकती हो या खुद उनके पास जाकर मिल सकती हो। अर्जुन ने ओबराय खानदान की रवायत समझाई। अनिका को थोड़ा अजीब तो लगा कि बड़े लोग अपने बच्चों की परवरिश कितने सख्त माहौल में करते हैं। खैर दोनों ऑफिस पहुंचे। अर्जुन कार की एक तरफ से उतरे और अनिका दूसरी तरफ से। कुछ कर्मचारियों ने यह देख लिया कि मिस अनिका प्रेसिडेंट की कार में आई हैं। दोनों सीधा उसी लिफ्ट में गए जो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व थी। जैसे ही वो प्रेसिडेंशियल फ्लोर पर पहुंचे और लिफ्ट का दरवाजा खुला, सामने एक ऐसे शख्स को देखा जिसकी उम्मीद उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। प्रेसिडेंशियल फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही सामने जो नजारा था, उसने अनिका के पैरों तले जमीन खिसका दी। वहां विवान सिंघानिया एक महंगे इटालियन सूट में बड़े ठाट बाट से बैठा था। जूलिया ओबराय उसे पहले से जानते थे, पर अर्जुन और विवान का कभी आमना सामना नहीं हुआ था। जैसे विवान ने प्रेसिडेंट अर्जुन ओबराय और उसके पीछे अनिका शर्मा को लिफ्ट से बाहर आते देखा, वो फौरन खड़ा हो गया। उसकी नजरें अर्जुन को तो जैसे देख ही नहीं रही थी। वो तो बस अपनी पूरी बेशर्मी के साथ अनिका को घूरे जा रहा था। अर्जुन ओबराय ने एक पल में भांप लिया कि यह बंदा उसकी जान, उसकी अनिष्का को किस गंदी नज़र से देख रहा है। हालांकि उन्होंने विवान को पहले कभी नहीं देखा था, पर दिल ने तुरंत गवाही दे दी कि यही वो एक्स हस्बैंड है जिसने अनिका की जिंदगी नर्क बनाई थी। अर्जुन सीधा विवान के पास पहुंचने के बजाय अपने सेक्रेटरी के पास गया और कड़क आवाज में आदेश दिया, सुनो, अभी के अभी रिसेप्शन और बाकी सेक्रेटरीज को मेमो भेजो। अगर कोई भी ऐरा गैरा किसी स्टाफ से मिलने आता है तो उसे नीचे रिसेप्शन पर ही बिठाया जाए। कंपनी के इस फ्लोर या किसी और सेक्शन में बिना परमिशन कदम रखने की इजाज़त किसी को नहीं मिलनी चाहिए। अर्जुन का इशारा साफ तौर पर विवान की तरफ था। विवान सिंघानिया को समझ आ गया था कि यह बेइज्जती उसी के लिए की गई है। उसने अर्जुन के चेहरे पर छाई उस सिकन को देखा जिसमें साफ नफरत थी। नमस्ते प्रेसिडेंट ओबराय। विवान ने थोड़ा झुककर औपचारिकता निभाई। अर्जुन ने बस हल्का सा सिर हिलाया और उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपने केबिन में घुस गए। अनिका ने तो विवान की तरफ देखा तक नहीं। वो उसे पत्थर समझकर आगे बढ़ रही थी। एक मिनट अनिका शर्मा, विवान ने आवाज दी। अनिका रुकी और पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो विवान को ऐसे देख रही थी कि जैसे सामने कोई सड़क का अजनबी खड़ा हो। तुम्हें दोबारा देखकर सच में बहुत अच्छा लगा अनिका। विवान ने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बड़े प्यार से कहा। अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ठंडी नजरों से उसे घूरती रही। उसे ताज्जुब हो रहा था कि इस आदमी में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि इतना सब करने के बाद भी वो सामने आकर मुस्कुरा सके। क्या इसके अंदर जमीर नाम की कोई चीज बची भी है? अनिका, मैं चाहता हूँ कि तुम आज मेरे साथ डिनर पर चलो। क्या तुम मेरा ये छोटा सा इनविटेशन मानोगी? विवान ने बड़े सहज होकर पूछा। आज रात मेरा अपने दोस्तों के साथ पहले से प्लान है। मैं आपके साथ नहीं आ सकती। अनिका ने आखिरकार मुंह खोला, पर आवाज में कड़वाहट साफ थी। चलो कोई बात नहीं, कल का क्या प्रोग्राम है? कल मैं ऑफिस के बाद तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। विवान ने हार नहीं मानी। अनिका ने देखा कि फ्लोर पर मौजूद हर किसी की नज़र उन पर टिकी है और जूलिया भी बड़े गौर से यह तमाशा देख रहे हैं। उसे बहुत अजीब लगा, तो उसने बात खत्म करने के लिए कह दिया, ठीक है, कल मुझे फोन करके याद दिला देना। विवान ने सिर हिलाया और एक विजेता वाली मुस्कान के साथ ओबरा ग्रुप से बाहर निकल गया। विवान के जाते ही अनीका ने गुस्से में कुछ बड़बड़ाया और अपने केबिन में जाकर धंस गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान सुबह सुबह उसका मूड खराब करने इतनी जल्दी यहाँ पहुँच सकता है। वो अपनी उस काली और बदकिस्मत साय जैसी आत्मा को लेकर यहाँ आ गया था। अनीका ने तय किया कि वो अपनी सेक्रेटरी को अर्जुन से भी ज़्यादा सख्त हिदायत देगी। अब से कोई भी गैर जरूरी इंसान उससे मिलने आए तो उसे सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। तभी जूलिया ओबराय दबे पांव अंदर आया। क्या बात है, तुम्हारे एक्स मियाँ यहाँ क्या गोल खिलाने आए थे? जूलिया ने मजे लेते हुए पूछा। कोई पागल ही होगा जो काम के वक्त इतनी जल्दी किसी का सिर खाने आ जाए। वो बस मेरा दिन खराब करने आया था, अनीका ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। पर वो तो तुम्हें देखकर काफी एक्साइटेड लग रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पुरानी कड़वाहट भुलाकर
सब ठीक करना चाहता हो। जूलिया ने फिर से चुटकी ली। अनिका का पारा साथ में आसमान पर पहुंच गया। उसने जूलिया को ऐसे कातिलाना नजर से देखा जैसे उसे जिंदा चबा जाएगी। जूलिया ओबराय, तमीज से मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ, अभी के अभी। वो जोर से गरजी। जूलिया फौरन खड़ा हो गया। जा रहा हूँ बाबा, जा रहा हूँ, पर भाई को बताना पड़ेगा कि कोई उनकी धड़कन चुराने की फिराक में है। जूलिया ने दरवाजे के पास से आवाज लगाई और भाई की डांट के डर से भाग गया। जैसे ही जूलिया बाहर निकला, सामने बड़े भाई अर्जुन को पत्थर जैसा चेहरा लिए खड़े पाया। जूलिया की हंसी गायब हो गई और उसने अपना सूट ठीक किया। हो गई मस्ती, अब कॉन्फ्रेंस रूम में चलो और मिस अनीका को भी साथ ले आओ, अर्जुन ने बड़े रूखे अंदाज में कहा और जूलिया को एक गुस्से वाली नजर दी। अनीका को मैसेज मिला तो उसने जल्दी से अपने बाल ठीक किए, फाइलें उठाई और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही अनीका ने कॉन्फ्रेंस रूम में कदम रखा, सबकी गर्दनें उसकी तरफ मुड़ गईं। जो इन्वेस्टर अपनी स्पीच पढ़ रहा था, वो अचानक रुक गया और उसकी आंखें अनीका के पीछे पीछे घूमने लगीं। उसकी नजर अनीका की कमर के निचले हिस्से पर टिक गई और उसने अनजान में अपनी जीभ होठों पर फेरी। अनीका जैसे ही बैठी, उस आदमी ने उसकी ड्रेस के उस हिस्से को देखा जो छाती के पास से थोड़ा खुला हुआ था। वो इतनी बेशर्मी से अनीका के गले और बदन को ताक रहा था कि कमरे में बैठा हर शख्स समझ गया कि इसकी नियत में खोट है। वो बार बार अपनी गर्दन लंबी करके अनीका के कपड़ों के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, पर अर्जुन ओबराय ये सब देख रहे थे। उनका चेहरा एकदम खूंखार हो गया था। उनकी आंखों में जैसे ज्वालामुखी फटने वाला था और पूरे रूम का टेम्परेचर अचानक गिर गया। अनीका को एहसास हुआ कि कोई उसे बहुत गंदी तरह से देख रहा है और माहौल में एक अजीब सा तनाव है। उसने सिर उठाकर देखा तो उस व्यक्ति की आंखें उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके बदन के एक खास हिस्से पर गड़ी हुई थीं। अनीका शर्मा ने उस आदमी की गंदी नज़र का पीछा किया और जैसे उन्हें एहसास हुआ कि वह उनके सीने के खुले हिस्से को ताक रहा है, उनके बदन में झुरझुरी दौड़ गई। उस भरे कमरे में इतने लोगों के बीच भी उन्हें ऐसा लगा जैसे उस शख्स ने अपनी नज़रों से उन्हें पूरी तरह निर्वस्त्र कर दिया हो। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना गिरा हुआ और बेशरम आदमी नहीं देखा था। शर्म के मारे अनीका के कान सुर्ख लाल हो गए और उन्होंने घबराहट में तुरंत अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया ताकि खुद को ढक सके। उन्होंने कांपती नजरों से अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ओबराय की हालत उस वक्त किसी घायल शेर जैसी थी। उनकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं और उनमें प्रतिशोध की ऐसी आग जल रही थी कि मानो वो उस आदमी को वहीं भस्म कर देंगी। अर्जुन की मुट्ठियां इतनी जोर से बिछी हुई थी कि उनकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। जूलिया ओबराय ने अपने भाई का ये रूप देखा और वो समझ गए कि अगर ये मेज बीच में ना होती तो अर्जुन अब तक उस घटिया आदमी का जबड़ा तोड़ चुके होते। जूलिया खुद उस आदमी को सबक सिखाने के लिए खड़े होने ही वाले थे कि तभी अर्जुन ने पूरी ताकत से लकड़ी की उस भारी मेज पर मुक्का मारा। धमक इतनी तेज थी कि पूरा फर्नीचर हिल गया। कमरे में सन्नाटा पसर गया। सबके सब अपनी सीट से उछल पड़े। वो वासना से भरा आदमी श्री टंडन अचानक हक्का बक्का होकर होश में आया, जैसे किसी ने उसके मुंह पर बर्फीला पानी फेंक दिया हो। उसने घबराहट में थूक निकला और देखा कि कमरे में हर कोई उसे घृणा और नफरत भरी नजरों से देख रहा है। उसे अपनी हरकत पर पल भर के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई, पर असल में यह उसकी पुरानी बीमारी थी। खूबसूरत और सुडौल बदन वाली औरतों को देखते ही वो अपनी मर्यादा भूल जाता था। मैं कह रहा था कि टंडन ने अपनी कांपती आवाज को संभालने की कोशिश की, पर अर्जुन ओबराय की दहाड़ ने उसे खामोश कर दिया। बहुत हो गया, ये डील और ये पार्टनरशिप अभी इसी वक्त खत्म, अर्जुन गरजे। उनकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मैंने तुम्हारे जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा जो एक औरत को देखकर अपनी औकात भूल जाए। मुझे तो लगा है कि तुम्हारी उत्तेजना अब तुम्हारे कपड़ों में समा नहीं पा रही है, अर्जुन ने दांत पीसते हुए इतनी नफरत से कहा कि टंडन का चेहरा सफेद पड़ गया। टंडन के पास कोई शब्द नहीं थे। वो अपनी कंपनी का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खो चुका था। वापस जाकर वो क्या जवाब देगा? क्या वो यही कहेगा कि वो प्रेसिडेंट की महिला को ताक रहा था, इसलिए डील कैंसिल हो गई? मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट ओबराय, मैं कसम खाता हूँ कि अगली बार। टंडन गिड़गिड़ाने लगा। अनीका ने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया था। उन्हें पता था कि अर्जुन का ये पागलपन सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो उस आदमी को अपनी चीज पर नजर डालते बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सिक्योरिटी को बुलाओ और इस गंदी को बाहर फेंकवाओ।
मीटिंग खत्म। अर्जुन ने खड़े होते हुए ऐलान किया और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गए। अनीका सीधे अपने केबिन में आ गई। उन्हें बहुत अजीब लग रहा था कि उनकी वजह से इतनी बड़ी डील हाथ से निकल गई। उन्होंने अर्जुन को मैसेज किया, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उसने सिर्फ देखा ही तो था, छुआ तो नहीं था। जवाब तुरंत आया और वो दहला देने वाला था। मैं वहीं तो था। और फिर एक और मैसेज आया, तो क्या मुझे इंतजार करना चाहिए था कि वो तुम्हारी छाती को टटोले और फिर तुम्हें किनारे ले जाकर तुम्हारे साथ संबंध बनाए? अनीका सन रह गई। वो समझ गई कि अर्जुन इस वक्त आपे से बाहर है। उससे बात करना बेकार है। वो शाम को घर पर ही इसे सुलझाएगी। वो काम में मशगूल हो गई, पर तभी सेक्रेटरी ने उन्हें फिर से प्रेसिडेंट के ऑफिस में बुलाया। वहाँ एक बुजुर्ग जोड़ा बैठा था, श्रीमान और श्रीमती जुनेजा। उन्होंने अनीका को देखते ही बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। आप वही खूबसूरत महिला हैं जिन्हें मैंने उस पार्टी में देखा था। आपकी सादगी का मैं कायल हूँ, और सच कहूँ तो मैं आज यहाँ आपकी वजह से ही आया हूँ, श्री जुनेजा ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने अनीका का परिचय दिया और डील साइन हो गई। जाते जाते श्री जुनेजा ने मजाक में कहा, अगर आप मेरे बेटे के साथ डेट पर जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। असल में हम पहले से ही साथ हैं और ये मेरी महिला है। अर्जुन ने बड़े गर्व से अनीता का हाथ थामते हुए जवाब दिया। और हमारे दो बच्चे भी हैं। अर्जुन ने जब ये कहा तो अनीका ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली और एक मुंह इकरार हुआ। हम आपको अपनी शादी में बहुत जल्द बुलाएंगे। अर्जुन के इस ऐलान पर बुजुर्ग महिला की आंखें भर आईं। जैसे ही वो मेहमान गए, अनीका भी जाने लगी, पर अर्जुन ने झटके से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। अनीका सीधे उसके मजबूत सीने से जा टकराई। ये किसका ऑफिस है, मेरा या किसी और का? अर्जुन ने उनकी आंखों में झांकते हुए पूछा। आज तुम्हारे चाहने वाले कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं और मुझे बहुत जलन हो रही है। मुझे लगता है कि मुझे तुम पर अपनी परमानेंट मोहर लगानी होगी, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि तुम सिर्फ मेरी हो। अर्जुन ने उसके बालों को सहलाते हुए बड़े अधिकार से कहा। मुझसे शादी कर लो अनीका। मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द कोर्ट जाकर इसे ऑफिशियल कर दें। क्या आपको तमीज़ नहीं है कि किसी लड़की को प्रपोज कैसे करते हैं? अनीका ने हंसते हुए पूछा। अदिति के साथ मेरा सब खत्म हो चुका है। अब मैं और 2-3 साल इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, अर्जुन ने कहा और उसने पागलों की तरह चूमने लगा। अनीका ने उन्हें धीरे से पीछे धकेला और अपनी ड्रेस ठीक करते हुए बड़ी मजबूती से कहा, अर्जुन, मैं शादी के लिए अभी दिमागी तौर पर तैयार नहीं हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। और वो केबिन से बाहर निकल गई। दोपहर के वक्त जूलिया अर्जुन के पास आए और बताया कि वो लंच पर अपनी गर्लफ्रेंड रीता से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि रीता उसे कोई बहुत बड़ी और गुप्त बात बताने वाली है। जूलिया ओबराय तो अपना लंच एंजॉय करने निकल गए, लेकिन अनीका शर्मा ऑफिस के काम में ऐसी डूबी रही कि उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। आखिर में अर्जुन के असिस्टेंट करण मेहरा उनके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आए। तब जाकर उन्होंने 2 निवाले खाए। खाने के बाद उन्होंने अपनी थकी हुई आंखों को आराम देने के लिए बस 5-10 मिनट की झपकी ली और फिर से काम में जुट गई। तभी अर्जुन का एक प्यारा सा मैसेज पॉपअप हुआ। मेरी गर्लफ्रेंड तो सुपर वूमन है, पर बेबी, अपनी मसल्स को थोड़ा आराम देना भी सीखो। छोटा सा ब्रेक ले लिया करो। यह पढ़कर अनीका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। उधर जूलिया ओबराय रेस्तरां पहुंचे तो देखा कि रीता पहले से ही वहाँ जलवे बिखेर रही थी। वो लग तो बड़ी कातिल और ग्लैमरस रही थी, पर सच तो यह था कि जूलिया की दिलचस्पी उसमें सिर्फ बिस्तर तक ही सीमित थी। रीता इस खेल की माहिर खिलाड़ी थी और जूलिया को इस कदर खुश कर देती थी कि कभी कभी तो जूलिया को खुद से ही डर लगने लगता था। हाय, जूलिया ने पास पहुंचकर आवाज़ दी। जूलिया उनके सामने वाली सीट पर धंस गए और हाल चाल पूछा। रीता ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो एकदम टन्ना टन्ना है, पर उसकी आवाज़ में एक अजीब सी चमक थी। वेटर आया, ऑर्डर लिया और देखते ही देखते लंच सर्व हो गया। पूरे टाइम रीता बड़ी चैक चैक कर बातें करती रही, जूलिया का एंटरटेनमेंट करती रही, लेकिन जूलिया के दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये बंदी ऐसी कौन सी सीरियस बात करने वाली है। जैसे ही खाना खत्म हुआ, जूलिया ने सीधे मुद्दे की बात छेड़ी। हाँ भाई, अब बोल भी दो जो कहना है। रीता ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। जूलिया ने उसे फाड़ा और जैसे ही अंदर की रिपोर्ट देखी, उनके होश फाख्ता हो गए।
उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था पॉजिटिव। जूलिया ने फटी आंखों से रीता को देखा, जिसने बदले में उन्हें एक हवा में किस उछाल दिया। जूलिया ने फिर से रिपोर्ट पढ़ी और सन्न रह गया। 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट, ये सब हुआ। उन्होंने मन ही मन हिसाब लगाया और फिर सिर उठाकर रीता को ऐसे देखा जैसे वो कोई अजनबी हो। उनकी नज़र रीता के पेट पर गई, जो अभी भी एकदम फ्लैट था। तुम प्रेग्नेंट हो? उन्होंने ऐसे पूछा जैसे उन्हें कानों पर यकीन ना हो। बिल्कुल भाई, जो रिपोर्ट कह रही है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ जूलिया, रीता ने बड़े गुरूर के साथ ऐलान किया। जूलिया को अब वो रात याद आने लगी। वो कौन सा दिन था जब मैंने बिना प्रोटेक्शन के वो बीच में ही रुक गए। उन्हें याद आया कि उस शाम रीता ने जिस तरह से खुद को उसके बदन से चिपकाया था। उनकी सोई हुई प्यास फिर से जाग गई थी और उन्होंने बिना किसी सुरक्षा के उन्हें पा लिया था। सिर्फ एक बार की वो चूक और अब यह नतीजा। जूलिया ने उन्हें कार तक चलने को कहा। रीता चाहती थी कि जूलिया उनके साथ कहीं और चले, पर जूलिया ने बिल पे किया और चुपचाप बाहर निकल गया। कार में बैठते ही जूलिया ने पहला सवाल किया, यह बच्चा मेरा ही है ना? रीता को यह सुनकर जोर का झटका लगा। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सो रही हूँ, और अगर ज़्यादा शक है तो आजकल पेट के अंदर ही डीएनए टेस्ट के 100 तरीके हैं, रीता ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। जूलिया एकदम खामोश हो गए। अगर ये उनका अपना खून था तो बाप बनने की खुशी तो उन्हें भी थी। तो अब क्या करना चाहती हो? जूलिया ने पूछा। यह तो इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम बाप बनने के लिए कितने तैयार हो, रीता ने पासा फेंका। अरे भाई, बच्चा तो मुझे चाहिए ही, इसलिए पूछ रहा हूँ। जूलिया थोड़े सीरियस हो गए। उन्होंने रीता का हाथ पकड़ना चाहा, पर रीता ने झटक दिया। देखो जूलिया, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बच्चे को जन्म दूं, तो तुम्हें जो करना है वो तुम जानते हो। मैं किसी नाजायज बच्चे की माँ बनकर नहीं घूम सकती, रीता ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी शर्त रख दी। जूलिया के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। साफ साफ बोलो रीता, क्या चाहती हो? हमें शादी करनी होगी, और वो भी बहुत जल्दी, वरना इससे पहले कि दुनिया को पता चले मुझे प्रेगनेंसी ख़त्म करनी पड़ेगी, रीता ने धमकी भरे अंदाज में कहा। मतलब अगर मैं शादी ना करूं तो तुम मेरे बच्चे को मार दोगी? जूलिया ने कड़क कर पूछा। उनकी आंखों में गुस्सा भर आया। इस औरत की इतनी हिम्मत कि वो उनके अपने बच्चे का सौदा करे। बिल्कुल, मैं सिर्फ शादी के रिश्ते में ही माँ बनूंगी, रीता ने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया। जूलिया को अब सब समझ आ रहा था। तो तुमने ये सब जानबूझकर किया? उस रात तुमने मुझे उकसाया ताकि मैं प्रोटेक्शन यूज ना करूं। तुमने मुझे फंसाया है। जूलिया की आवाज़ में हैरानी और नफरत मिली हुई थी। तुम सिर्फ मेरे साथ मजे करना चाहते थे, घर नहीं बसाना चाहते थे, इसलिए मुझे यह रास्ता चुनना पड़ा, रीता ने बेझिझक कबूल कर लिया। तुमने मुझे ट्रैप किया। जूलिया गुस्से से पागल हो गए। कोई औरत शादी के लिए इस हद तक गिर सकती है? रीता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उन्हें एक बार घूर कर देखा और जो फैसला करना है जल्दी करो कहकर कार से उतर गई। जूलिया ने उसे कार की खिड़की से दूर जाते देखा। वो गुस्से में बाहर निकले और रीता के पास जाकर बोले, मैं तुमसे शादी तो कभी नहीं करूँगा, पर याद रखना, मुझे तुमसे मेरा बच्चा चाहिए और मैं उसे लेकर रहूँगा। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। तब जूलिया ऑफिस पहुँचे तो उनका दिमाग दही हो चुका था। एक तरफ बाप बनने की खुशी थी और दूसरी तरफ रीता का बिछाया हुआ ये जाल। वो सीधे अपने भाई अर्जुन के केबिन में घुस गए और मुंह फुलाकर बैठ गए। वो बिना कुछ बोले बस डेस्क पर मुक्का मारे जा रहा था। अर्जुन ने फाइल से नज़र उठाई और जूलिया को इस तरह पागलपन करते देख हैरान रह गए। उन्हें लगा कि जूलिया किसी ऐसे भूत पर गुस्सा निकाल रहे हैं जो सिर्फ उन्हें दिख रहा है। देख भाई, अगर तू पहेलियां बुझाने आया है और कुछ साफ साफ बताने का इरादा नहीं है तो मेरे ऑफिस से बाहर निकल जा, अर्जुन ओबराय ने एकदम कड़क आवाज में कहा। वो अपने भाई के इस उखड़े हुए बर्ताव की जड़ तक पहुंचने के लिए बुरी तरह बेचैन हो रहे थे। रीता प्रेग्नेंट है? जूलिया के मुंह से अचानक ये बम फूटा। उन्होंने गुस्से में अपने दांत पीसे और नजरें फेर कर दूसरी तरफ देखने लगे। अरे भाई, फिर तो बहुत बहुत बधाई हो, तू भी अब जल्दी पापा बनने वाला है। अर्जुन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो सच में खुश हुए। बधाई बधाई, अभी रहने दे अर्जुन, सारा खेल बिगड़ चुका है। उसने साफ कह दिया है कि या तो मैं उससे शादी करूं, वरना वो बच्चा गिरा देगी। वो मेरे होने वाले बच्चे के नाम पर मुझे धमकी दे रही है। जूलिया ने अपनी असली टेंशन सामने रखी। अर्जुन ओबराय की आंखें सिकुड़ गईं।
उन्हें यह बात हजम नहीं हुई कि कोई लड़की ठीक उसी दिन प्रेगनेंसी की खबर दे और साथ में शादी की शर्त भी रख दे। यह तो सीधा सीधा ट्रैप लग रहा था। कितने हफ्ते हुए हैं? अर्जुन ने पूछा। जूलिया के चेहरे पर गुस्सा सातवें आसमान पर था। 6 हफ्ते, जूलिया ने जवाब दिया और फिर से अपनी मुट्ठी मेज पर दे मारी। वो गुस्से में कुछ बड़बड़ा रहे थे। अर्जुन काफी देर तक सन्नाटे में रहे। उन्हें लगा कि अगर जूलिया को अपना बच्चा चाहिए तो शायद उसे शादी कर ही लेनी चाहिए। तो क्या विचार है? उसकी बात मान रहा है क्या? अर्जुन ने आहिस्ता से पूछा। जूलिया ने झटके से सिर उठाकर अपने भाई को ऐसे देखा जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। दिमाग तो ठिकाने है ना तेरा? बिल्कुल नहीं। मैं रीता जैसी बंदी से कभी शादी नहीं कर सकता। जूलिया ने दो टूक मना कर दिया। उसने मुझे फंसाया है भाई। उस रात मैं तुझसे अस्पताल में मिलने आया था, जहाँ मैं पहली बार लब और खुद से मिला था। उसके बाद रीता और मेरा मिलने का प्लान था। मैंने पूरा ध्यान रखा था, कंडोम भी इस्तेमाल किया था। पर जब मैं रिलैक्स हुआ तो वो मेरे बदन से ऐसे चिपकने लगी कि मैं बहक गया। उसने मुझे उकसाया और मैं दोबारा खुद पर काबू नहीं रख पाया। मुझे क्या पता था कि वो ये सब एक चाल के तहत कर रही है। बस वो एक बार की गलती और ये नतीजा सामने है। उसने खुद मान लिया कि उसने मुझे फंसाया ताकि मैं उससे शादी कर लूं। भाई, मैं ऐसी औरत के साथ घर नहीं बसा सकता जो सेक्स की इतनी दीवानी हो। वो मुझसे कहीं ज़्यादा एक्टिव है। उससे शादी करने का मतलब है अपनी मौत को जल्दी दावत देना। जूलिया ने अपनी पूरी व्यथा सुना दी। अर्जुन ओबराय ये सब सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर जोर से हंसने लगे। जूलिया अभी शिकायत कर रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा है। हंस क्यों रहा है यार? मेरी मदद करेगा या बस मजे लेगा? जूलिया थोड़े इमोशनल हो गए। बचपन से ही अर्जुन उनके हर संकट का हल निकालते आए थे। देख जूलिया, मैं इस मामले में क्या बोलूं? वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। उसने अपनी शर्त रख दी है और ना कहने का अंजाम भी बता दिया है। वो बच्चा एक ओबराय है और ओबराय खानदान के हर वारिस को इस दुनिया में आने का हक है। इसलिए मुझे नहीं सूझ रहा इसमें मैं तेरी मदद कैसे करूं? अर्जुन ने बड़ी संजीदगी से कहा। मतलब तू मेरी मदद नहीं करना चाहता? साफ बोलना, जूलिया ने गुस्से में कहा और पैर पटकते हुए अर्जुन के ऑफिस से बाहर निकल गए। वो सीधे अनीका के ऑफिस पहुंचे और लटके हुए मुंह के साथ उसके सामने बैठ गए। अनीका ने उन्हें देखा और पूछा, अरे क्या हुआ जूलिया? ऐसे क्यों बैठे हो? जूलिया ने शिकायत शुरू कर दी कि अर्जुन उनकी मदद नहीं कर रहे। मेरा भाई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? बचपन से उन्होंने मुझे हर मुसीबत से बचाया है, तो क्या अब बड़े होने पर वो मेरे बड़े भाई नहीं रहे? शांति, पहले तो ये बताओ कि मदद किस चीज़ में चाहिए। जब तक मुझे पता नहीं होगा मैं उन्हें कैसे मनाऊंगी? अनीका ने प्यार से पूछा। इससे पहले कि जूलिया कुछ कह पाते, अर्जुन पीछे पीछे अंदर आ गए और अपने भाई को अनीका के सामने बैठा देख चुपचाप बगल वाली सीट पर बैठ गए। लो, अच्छा हुआ ये भी आ गए। अब सुनिए भाभी, मेरी एक गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। जूलिया ने फिर से वही सारी कहानी अनीका को सुना दी। अब जब वो प्रेग्नेंट है तो उसने अपनी शर्त भी रख दी है। तो तुम अर्जुन से क्या उम्मीद कर रहे हो? वो इसमें क्या कर सकते हैं? अनीका ने बड़ी व्यवहारिक बात पूछी। अर्जुन ने सुनकर मन ही मन मुस्कुराए। मुझे नहीं पता, वो स्मार्ट है, कुछ भी करे। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, पर उस औरत से शादी नहीं करनी। अब आप दोनों मिलकर जो करना है करो। जूलिया ये कहकर खड़े हो गए। अर्जुन और मैं नहीं, सिर्फ अर्जुन ही इसमें कुछ देख सकते हैं। अनीका ने बात सुधारी। नहीं अनीका भाभी, अब आप दोनों पति पत्नी हो। आप दोनों को मिलकर मेरी इस मुसीबत का हल निकालना होगा। जूलिया ने जाते जाते आवाज लगाई और बाहर निकल गए। अनीका का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं निकले। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा तो वो ठहाके मार रहे थे। भाई, मुझे तो यह नहीं पता कि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा था तब हम में से वहां कौन मौजूद था? अर्जुन ने हंसते हुए चुटकी ली। पर अब क्या होगा? अनीका थोड़ी फिक्रमंद थी। जूलिया कुछ नहीं कर सकता। अगर वो लड़की बच्चा गिरा देती है तो वो उसकी मर्जी है। पर दुख इस बात का है कि वो बच्चा उभराए होता है। मुझे तो बस ये डर है कि कहीं वो लड़की जूलिया का दूसरा रूप न देख ले, वरना उसे उससे मिलने का पछतावा होगा। अर्जुन ने थोड़ी बेफिक्री से कहा। वैसे मैं लब और कुश के एक छोटे कजिन को देखने के लिए बेताब हूँ। अर्जुन ने थोड़ा उदास होते हुए कहा। मैंने तो उसे शादी के लिए समझाया, पर वो माना ही नहीं। अनीका गहरी सोच में पड़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जूलिया की इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। खैर, आज का काम कैसा चल रहा है? मैं बस हालचाल पूछने आ गया था, अर्जुन ने उठते हुए कहा
और अनिका के बनाए डिजाइन देखने लगे। क्या तुमने कॉलेज में डिजाइनिंग में ही स्पेशलाइजेशन किया था? अर्जुन ने पूछा। जब अनिका ने हाँ में सिर हिलाया तो अर्जुन सच में इम्प्रेस हो गए। वो उनकी तारीफ करने के लिए उनकी तरफ मुड़े और ठीक उसी पर अनिका ने भी सर उठाया। दोनों की आंखें मिल गईं और वो एक दूसरे को ऐसे निहारने लगे जैसे किसी सुपरहिट इंडियन सीरियल के दो प्रेमी हो। कमरे में हवा जैसे ठहर गई और उन दोनों के बीच भावनाओं का एक जबरदस्त तूफान उमड़ने लगा। सबसे पहले तो अनिका शर्मा ने अपनी नजरें घुमा ली। वो तो एकदम शर्म से पानी पानी हो गई। अर्जुन की उन कातिल आंखों में देखने के बाद तो किसी भी लड़की का मन कर जाए कि बस उसकी बाहों में सिमट जाए। अर्जुन ने भी अपनी नजरें हटाई और कंप्यूटर पर जो डिजाइन चल रहा था उस पर ध्यान देने का नाटक करने लगा। अनिका को अंदर ही अंदर बड़ी बेचैनी सी हो रही थी। उसके पेट में हल्की हल्की मरोड़ उठ रही थी और उन्हें एहसास हो गया कि आज उनके पीरियड्स का टाइम है। उन्होंने दबी आवाज में अर्जुन से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहती है। जैसे उन्होंने अपना बैग उठाया, अर्जुन ने टोक दिया। कहाँ जा रही हो भाई? अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, टॉयलेट। पूरा बैग उठाकर? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। अनिका बस हाँ बोलकर झट से उनके पास से गुजरी और बाथरूम की तरफ भाग गई। सीन तो वहीं गड़बड़ हो गया था। स्कर्ट पर हल्का सा खून का दाग लग गया था और अर्जुन की तेज नजरों ने उसे देख लिया था। वो ताड़ गया कि मामला क्या है। उन्होंने पीछे से आवाज दी और उन्हें वापस बुलाया। अर्जुन ने उसकी कमर पकड़ ली और सीधे पूछा, यह बताओ सिर्फ पैड ले जाने के बजाय यह पूरा बैग लेकर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? अनिका की तो जैसे जान ही निकल गई। उन्हें लगा इन्हें कैसे पता चला। वो अंदर जाकर चेक करने के लिए मरी जा रही थी और बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। उन्होंने किसी तरह खुद को छुड़ाया और बाथरूम के अंदर घुस गई। आईने में दाग देखते ही उसके कान लाल हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि अर्जुन ने पक्का ये दाग देख लिया है। अब पेट का दर्द और बढ़ गया था। वो टॉयलेट सीट पर बैठ गई और अपना पेट पकड़ लिया। बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि अर्जुन वहीं खड़े थे। वो खुद को कोस रही थी कि इतनी लापरवाही कैसे हो गई। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। अनिका शर्मा, ये लो। बाहर से अर्जुन की आवाज आई। अनिका ने अंदर से ही बहाना मारा, मैं अभी खड़ी नहीं हो सकती, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है। अर्जुन ने साफ शब्दों में कह दिया, देख लो, अगर दरवाजा खोलकर ये चीज नहीं ली तो मैं जबरदस्ती अंदर आ जाऊंगा। अनिका घबराकर उठी और खुद को घसीटते हुए दरवाजे तक ले गई। उन्होंने बस थोड़ा सा दरवाजा खोला और अपना सिर बाहर निकाला। अर्जुन ने उसके हाथ में एक काली पॉलीथीन थमाई और खुद मुड़कर चले गए। अनिका ने दरवाजा बंद किया और अंदर सामान चेक किया। पैकेट खोलते ही वो दंग रह गई। अंदर कपड़ों का एक नया सेट था, एकदम वैसा ही जैसा उसने पहना था, बस रंग थोड़ा अलग था। साथ में पैंटी का पैकेट और सैनिटरी पैड भी थे। ये देखकर वो पूरी तरह शर्मा गई। उन्हें लगा कि बंदा कितना केयरिंग है यार, उनके लिए ये सब खुद जाकर खरीदा। उन्हें अर्जुन का ये अंदाज बहुत प्यारा लगा और दिल में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई। वो थोड़ी भावुक भी हो गई। उन्होंने फटाफट कपड़े बदले और फ्रेश होकर बाहर आई। वो काफी शर्मिंदा थी, पर जब बाहर देखा तो अर्जुन वहां नहीं थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि अगली बार से फुल सावधानी बरतेगी। उधर जूलिया का पूरा दिन उदासी में कटा। उसके दिमाग में बस रीता ही घूम रही थी। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। जूलिया को वो बच्चा किसी भी कीमत पर चाहिए था। उसके मन में साफ था कि अगर उस अजन्मे बच्चे को जरा भी खरोच आई तो वो रीता का गला घोंट देंगे। शाम को डॉक्टर लैंड्रे का फोन आया और उन्होंने मिलने की जगह पूछी। अनीका ने कहा कि 2 मिनट में बताती हूँ। उन्होंने अर्जुन को फोन घुमाया। सुनो, डिनर के लिए तैयार हो? अर्जुन ने हाँ कह दिया और बताया कि उन्होंने पैराडाइज होटल में रिजर्वेशन करा लिया है। अनीका ने लैंड्रे को फोन करके लोकेशन बता दी। पैराडाइज होटल का नाम सुनकर लैंड्रे और रूपा की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अनीका ने अपनी फाइलें दराज में रखी और ऑफिस से बाहर निकली। वो अर्जुन के केबिन में गई तो देखा कि वो भी निकलने की तैयारी में थे। अर्जुन अपनी डेस्क के बाहर आए और अनीका को गले लगा लिया। उन्होंने एक छोटा सा किस भी किया। दोनों साथ में बाहर आए और लिफ्ट से नीचे पहुंचे। थोड़ी देर में वो अपनी कार में थे। अर्जुन ने ड्राइवर को घर जाने को कहा और खुद स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया। अब थोड़ा ठीक लग रहा है? कोई पेन किलर ली क्या? अर्जुन ने पूछा तो अनीका फिर से शर्मा गई और बस सिर हिला दिया। अर्जुन ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा, थोड़ा दबाया। पता है, मैं आज से पहले कभी पैराडाइज होटल नहीं गई। अनीका ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए बात छेड़ी। अर्जुन हंसकर बोले, अच्छा, वैसे अब वो होटल लव या कुछ का है,
मैंने पापा और वकील की बातें चुपके से सुन ली थी। पापा ने होटल का मालिकाना हक अपने पोतों के नाम करने को कह दिया है। अर्जुन ने आगे एक और राज खोला। वो होटल जहां हम 4 साल पहले मिले थे, वो भी अब ओबराय ग्रुप का है। मैंने उसे सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि मुझे पता था कि किसी न किसी दिन मुझे वहां तुमसे मिलना ही है। मुझे लगा था कि उस दिन का सीसीटीवी फुटेज मांगने कोई ना कोई तो आएगा, पर तुम कभी नहीं आई। कैमरा फुटेज डिलीट हो गया था, पर अब तुम मिल गई हो तो मैं किसी एक्सपर्ट को बुलाकर उसे वापस रिकवर कराऊंगा। अनिका एकदम खामोश हो गई। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उस रात उन्हें बर्बाद करने के लिए सबने मिलकर क्या गेम खेला था। वो बुरी तरह फंस चुकी थी और उनकी बर्बादी का ढिंढोरा पिट चुका था। पर अब उन्होंने भी मन में ठान लिया था कि वो डटकर लड़ेगी और जो कुछ भी उनसे छीना गया है वो सब सूद समेत वापस लेकर रहेगी। दोनों के बीच खामोशी छाई रही और जब तक उनकी गाड़ी पैराडाइज होटल के सामने जाकर नहीं रुकी, किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला। भाई साहब, वो होटल क्या था, साक्षात जन्नत थी। अनिका शर्मा ने अपनी जिंदगी में देश विदेश के न जाने कितने आलीशान होटल देखे थे, पर इसकी वास्तुकला और डिजाइन का कोई मुकाबला नहीं था। दीवारों पर बेशकीमती पत्थर जड़े थे और फर्श ऐसा चमक रहा था कि बंदा अपना चेहरा देख ले। अनिका भी कार से उतरी भी नहीं थी, पर बाहर का नज़ारा देखकर ही उसकी बोलती बंद हो गई थी। ओ भाई अर्जुन, यह होटल तो एकदम कतई जहर है, मतलब सबसे बेस्ट। उन्होंने हैरानी के मारे अपने गले से आवाज निकाली। अर्जुन ओबराय ने बड़े सलीके से अपनी कार पार्किंग में लगाई और मुस्कुराते हुए बोले, चलो शुक्र है तुम्हें पसंद आया। मैं तो सोच ही रहा था कि अपने लड़कों के लिए भी ऐसा ही कुछ कड़क सा बनवाऊं, इससे पहले कि डैड इसे ऑफिशियल उनके नाम कर दें। सच बताऊं तो जब मुझे दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर अकेले वक्त बिताना होता है तो ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है। जैसे ही अर्जुन अपनी सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकलने को हुए, तभी डॉक्टर लैंड्रे की कार भी वहां पहुंच गई। अर्जुन वहीं रुक गए। उन्होंने देखा कि उनकी गर्लफ्रेंड यानी अनीका की नज़रें भी लैंड्रे और रूपा पर टिक गई हैं, जो अभी अभी कार से उतरे थे। सुनो, तुमने उन्हें बताया तो है ना कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ? अर्जुन ने अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए पूछा। नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, अनीका ने दबी आवाज में जवाब दिया। अर्जुन खुद बाहर निकले और घूमकर अनीका की तरफ वाला दरवाजा खोला। अनीका, रूपा ने दूर से ही आवाज लगाई। डॉक्टर लैंड्रे की नजर भी उन पर पड़ी। दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि भाई ये माजरा क्या है। जिस अर्जुन ओबराय के नाम से अनीका को मिर्ची लगती थी, आज वो उसी के साथ टहल रही है। अनीका मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और रूपा को जोर से गले लगा लिया। लैंडे ने भी आगे बढ़कर अनीका को गले लगाया और बड़े प्यार से उसके माथे को चूम लिया। नमस्ते अर्जुन ओबराय। लैंडे ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने हाथ मिलाया। कैसी हो रूपा? अर्जुन ने अनीका की बेस्ट फ्रेंड को आवाज दी। रूपा ने थोड़ा झिझकते हुए नमस्ते किया और मुस्कुरा दी। चलें फिर? अर्जुन ने पूछा और सबने सिर हिला दिया। अर्जुन ने बड़े हक से अनीका की कमर पर हाथ रखा और रास्ता दिखाते हुए अंदर की तरफ चले। वो उस शाम काफी खुशमिजाज लग रहे थे और उनके चेहरे की रौनक बता रही थी कि वो इस मुलाकात का मजा ले रहे हैं। रूपा ने लैंड्रे की तरफ देखा और लैंड्रे ने बस अपने कंधे उचका दिए, जैसे कह रहे हो कि भाई हमें क्या पता ये क्या सीन है। जैसे ही वो होटल के गेट पर पहुंचे, सिक्योरिटी गार्ड ने झुककर सलाम ठोका। स्वागत है अर्जुन ओबराय। वो लोग आगे बढ़े ही थे कि एक आदमी तेजी से बाहर निकला। उसने एकदम चकाचक डिजाइनर सूट पहना था। उसने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, वेलकम सर, सबसे बड़े मालिक का स्वागत है। कैसे हो सुनील भाई? अर्जुन ने जवाब दिया। मेरे बच्चों के बारे में पता चला क्या? अर्जुन ने शान से पूछा। सुनील ने जवाब दिया, अरे सर, अब तो बच्चा बच्चा जानता है, खासकर जब बड़े साहब खुद यहाँ आए थे और अपने पोतों की तारीफ के पुल बांध रहे थे, तब से सबको पता है। सुनील उन्हें एक प्राइवेट वीआईपी रूम की तरफ ले गया। अनीका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उनके बच्चे अब शहर की चर्चा बन गए थे और हर कोई बस एक बार लव से मिलने के लिए सपने देख रहा था। रूम में पहुंचते ही अर्जुन ने पहले अनीका के लिए कुर्सी खींची और फिर खुद उसके सामने बैठ गया। लैंड्रे ने भी रूपा के लिए वही किया। शुरुआत फलों से हुई। लैंड्रे और रूपा की नजरें आपस में टकरा रही थीं। वो बस इस इंतजार में थे कि कब बेटर यहाँ से जाए और अनिका उन्हें बताए कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, ये नफरत प्यार में कैसे बदली। तभी बेटर खाना लेकर आ गए। दोनों लड़कियों ने
हॉट पॉट ऑर्डर किया था। जैसे ही गर्मा गर्म भाप निकलता हुआ खाना टेबल पर आया, अनिका के मुंह में पानी आ गया। उसकी आंखें खाने को देखकर ऐसे चमक उठी जैसे छोटे बच्चे की खिलौना देखकर चमकती हैं। अर्जुन चुपचाप उन्हें ही निहार रहे थे और उनकी इस मासूमियत पर मर मिटने को तैयार थे। अर्जुन चिकन राइस खा रहे थे और लैंडेड नूडल्स का मजा ले रहे थे। अनिका ने बिना वक्त गंवाए खाना शुरू कर दिया। बीच में अर्जुन ने रुककर उन्हें थोड़ी सॉफ्ट वाइन पिलाई। फिर वो खुद खाने लगे, पर उनका पूरा ध्यान अनीका पर था। वो बीच बीच में चिकन के पीस काटते और बड़े प्यार से अनीका के मुंह में देते। अनीका भी बिना नखरे किए अपना मुंह खोलती और बड़े चाव से उसे चबा लेती। अनीका ने वाइन का एक घूंट भरा, पर उन्हें कुछ स्वाद जमा नहीं। उन्होंने वो गिलास अर्जुन की तरफ खिसका दिया और उनकी रेड वाइन वाला गिलास उठा लिया। क्या इरादा है, आज नशे में टल्ली होना है क्या? अर्जुन ने मजाक में पूछा। तो क्या आप नहीं होंगे? अनिका ने पलटकर जवाब दिया और गिलास मुंह से लगाने लगी। पर इससे पहले कि वो पी पाती, अर्जुन ने उसके हाथ से गिलास लिया और खुद उसके होठों से लगा दिया। मेरी जान, शराब झेलने की ताकत मुझ में तुमसे कहीं ज्यादा है, अर्जुन ने शरारत से कहा और खुद गिलास पकड़कर उन्हें पिलाने लगे। अनीका ने भी उनकी आंखों में देखते हुए वाइन पी ली। खाना खत्म होते होते अनीका ने काफी वाइन पी ली थी और उसका पेट भी पूरी तरह भर चुका था। कुछ और मंगाऊं? अर्जुन ने पूछा। नहीं बाबा, अब जगह नहीं है, अनीका ने मना कर दिया। जब सबने खाना खत्म कर लिया तो अर्जुन ने अपना गला साफ किया और बड़े गंभीर अंदाज में लैंडे और रूपा की तरफ देखा। देखो, जब अनीका ने मुझे बताया कि तुम दोनों के साथ डिनर पर जा रही है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी साथ आना चाहिए। मैं तुम दोनों से मिलना चाहता था और हाथ जोड़कर शुक्रिया कहना चाहता था। अर्जुन ने अपनी बात शुरू की और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।